अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की लेक्चर सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस वीडियो सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जॉब की प्रिपरेशन के लिए हम वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी इस वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है, एक अपडेट दी गई है, उस अकॉर्डिंग ये टेस्ट जो है आपका रमज़ान से पहले कंडक्ट किया जाएगा। तो इस वजह से जो है अब क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करें और वीडियोस की ड्यूरेशन को थोड़ा सा लंबा रखें ताकि आप तमाम लोगों के साथ मैक्सिमम मटेरियल हम शेयर कर सकें। इसके अलावा आपने ये करना है कि अगर आपको लगता है कि वीडियो स्लो है तो आपने इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर लेना है, 2x पे कर लेना है, ताकि जो है वो मैक्सिमम चीज़ों को आप जो है कम वक्त में सुन सकें। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं, प्रिपरेशन मटीरियल हासिल करना चाहते हैं, तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बने, जहां पर बर वक्त आपको अपडेट भी किया जाएगा और प्रिपरेशन के हवाले से मैक्सिमम मटेरियल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका लेक्चर नंबर 2 हम आज डिस्कस करेंगे। आप तमाम लोग जानते हैं कि पार्ट 2 को हमने पढ़ना स्टार्ट किया है और पहले लेक्चर में हमने आर्टिकल नंबर 7 से लेके आर्टिकल नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है। अब हम ऑनवर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल नंबर 10 है। आर्टिकल नंबर 10 है जी सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब मैंने कोशिश की थी कि आपके साथ जो लॉ की बेयर वर्डिंग है वो शेयर करूं और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि वो तमाम लोग जिनका बैकग्राउंड लॉ के साथ नहीं है वो लोग जो है वो मुश्किलात फेस कर रहे हैं उस टेक्स्ट को समझने में। इस वजह से मैंने वो सारा का सारा टेक्स्ट जो बेयर एक्ट्स में आपको मिलेगा, जो लॉ में आपको मिल रहा है, उसको मैंने आसान लफ्जों में पॉइंट फॉर्म में अरेंज कर दिया ताकि आप इसको समझ सकें। सो सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, हिफाजत प्रोवाइड की जा रही है किस चीज के लिए? अरेस्ट के अगेंस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट। ठीक है, सेफ गार्ड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एन अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर अरेस्ट। तो जिस भी शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसको रीजन बताई जाएगी, वजह बताई जाएगी जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है। और ये वजह कौन बताएगा? ये वो अथॉरिटी बताएगी जिसने उस शख्स को गिरफ्तार किया है और ये उसका राइट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल नंबर 10 में बताया गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि दे हैव द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ देयर चॉइस। तो उनका ये कानूनी हक है, उनका ये फंडामेंटल राइट है जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है कि वो अपनी मर्जी के वकील से अपना डिफेंस पेश कर सके, अपनी सफाई पेश कर सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग ट्रैवल टाइम। मैजिस्ट्रेट के पास जो है गिरफ्तार किए हुए शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है। यहां से एमसीक्यूज भी बनाया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है किसी अथॉरिटी की तरफ से, उसको वजह बतानी है। वजह बताने के साथ साथ 24 घंटे के अंदर जिस अदालत के दायरा इख्तियार में उसको गिरफ्तार किया गया है, उसका ट्रायल चलना है, उस अदालत का जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको पेश किया जाना है। और इस 24 घंटे के अंदर ट्रैवल टाइम को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। जो सफ़र के दौरान उसको उस जगह पर ले जाने तक का जो वक्त है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, वरना हर सूरत में चाहे छुट्टी है चाहे छुट्टी नहीं है, वर्किंग डेज है नहीं है, आपको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि फर्दर डिटेंशन रिक्वायर्स द मैजिस्ट्रेट्स अप्रूवल। और इसमें बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट के सामने आपने पेश किया 24 घंटे के अंदर और आप चाहते हैं, वो अथॉरिटी चाहती है कि गिरफ्तार किए हुए शख्स को मजीद वक्त अपनी हिरासत में रखे किसी भी रीजन की वजह से, तो ऐसी फर्दर डिटेंशन के लिए आपको मैजिस्ट्रेट की तरफ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि दीज राइट डू नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल्स अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको लॉ के अंदर मौजूद एक्सेप्शंस के बारे में बताया था कि जहां पर कानून होता है जनरल लॉ के साथ एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करती है। तो एक्सेप्शन यहां पर यह है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो मखसूस लॉ है, अगर उस लॉ के अंडर किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास जो है उसके ऊपर ये वाली शिक अप्लाई नहीं होगी, ये सारी की सारी क्लॉजेस अप्लाई नहीं होगी। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ क्यों बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है, ये भी इसी आर्टिकल ने इलैबोरेट किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कैन ओनली बी मेड फॉर। अब किस चीज के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज बनाए जा सकते हैं? थ्रेट टू पाकिस्तान
इंटीग्रिटी, पाकिस्तान की अगर इंटीग्रिटी को, उसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस को, एक्सटर्नल अफेयर्स या पब्लिक ऑर्डर को अगर किसी किस्म का खतरा है, थ्रेट है, तो उसी चीज से डील करने के लिए आपके जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज बनाए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि अ पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 months विदाउट अ रिव्यू बोर्ड्स अप्रूवल। अब यहां पर उस बंदे के बारे में बात की जा रही है जिस बंदे को जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है उसके अंदर गिरफ्तार किया गया है। वैसे जनरल हमने जो है वो राइट्स डिस्कस कर लिए कि एक शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया उसको वजह भी बता दी गई, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी कर दिया गया, और वो शख्स जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंदर उसको गिरफ्तार किया गया है। और डेफिनेटली अब जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंदर गिरफ्तार किया गया है उसने कोई ऐसा काम किया होगा जो इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा। तो अब ऐसे शख्स के हुकूक के बारे में बात की जा रही है कि ऐसा शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंदर, उसको 3 महीने जो है ना के अंदर एक बोर्ड के सामने अप्रूव प्रेजेंट करना है, और उस बोर्ड ने उसकी फर्दर डिटेंशन को अप्रूव करना है तो ही वो फर्दर डिटेन किया जा सकता है। उसके बाद वो शख्स जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंदर डिटेन किया गया उसके बारे में बात की गई है कि द डिटेन पर्सन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड बिफोर द बोर्ड्स रिव्यू। तो जब भी बोर्ड के सामने इस शख्स का रिव्यू होगा, इस शख्स के बारे में वहां उस बोर्ड के सामने डिस्कस किया जाएगा, तो इसको सुने जाने का हक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये इसका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफ द डिटेंशन एक्सीड्स 3 months। अब अगर डिटेंशन जो है वो 3 साल से एक्सीड कर रही है, द रिव्यू बोर्ड मस्ट रिव्यू एंड अप्रूव इट एवरी 3 months। तो हर 3 महीने के अंदर अंदर उस बोर्ड की तरफ से उसका रिव्यू होना, और उस रिव्यू होने के बाद उस फर्दर डिटेंशन का अप्रूव होना जरूरी है। आपने किसी भी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंडर डिटेन कर लिया, डिटेन करने के 3 महीने के अंदर बोर्ड से रिव्यू करवाना है, और इन केस आप उसको फर्दर डिटेन करना चाहते हैं तो उसका फर्दर डिटेन जो है, उसकी फर्दर डिटेंशन जो है बोर्ड की तरफ से रिव्यू की जाएगी, और हर 3 महीने के बाद ये प्रोसेस जो है वो इसको जो है वो दोबारा से किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द अथॉरिटीज मस्ट इन्फॉर्म द डिटेन्ड पर्सन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन विद इन 15 days। तो जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंदर, उसको 15 दिनों के अंदर अंदर आपने उसकी रीजन ऑफ अरेस्ट बतानी है। द डिटेनी मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द डिटेंशन ऑर्डर। अब इस डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, यानी कि अगर जो डिटेनी है वो समझता है कि ऑर्डर गलत है तो उसको चैलेंज करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद अथॉरिटीज में विद होल्ड इंफॉर्मेशन इफ डिस्क्लोजिंग इट इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये जो डिस्क्लोजर है जो 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने उसको रीजंस डिस्क्लोज करनी है, ये अथॉरिटीज जो है विद होल्ड भी कर सकती हैं, ये उसको नहीं भी बता सकती। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन उसको बताई गई वो अगर जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो ये इंफॉर्मेशन उसको नहीं भी दी जा सकती। यहां पर ये मखसूस जो शेक है ये इसकी एक्सेप्शन है। उसके बाद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द रिव्यू बोर्ड अनलेस क्लासिफाइड एज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट। अब जो रिव्यू बोर्ड है जिसने उस डिटेनी की डिटेंशन को रिव्यू करना है उसके सामने तमाम के तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे, और अगर ये जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं और ये गवर्नमेंट समझती है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो फिर ये रिव्यू बोर्ड के सामने पेश नहीं किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख रहे हैं आर्टिकल 10A। आर्टिकल 10A बात करता है राइट टू फेयर ट्रायल। राइट टू फेयर ट्रायल में क्या बताता है, मैं आईने पाकिस्तान फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो डिटर्मिनेशन आप जानते हैं तयन करना, किसी भी शख्स के सिविल राइट्स का, उसके सिविल राइट्स का तयन करना है या उसकी ऑब्लिगेशंस का तयन करना है, या और इन अ क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम, या उसके अगेंस्ट जो है वो कोई क्रिमिनल चार्ज है उसको प्रूव करना है, उसकी डिटर्मिनेशन होनी है। अगेंस्ट हिम अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। तो पर्सन जो है वो इंटाइटल्ड है कि उसको फेयर ट्रायल दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद उसको ड्यू प्रोसेस दिया जाए। तो फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के बारे में आर्टिकल 10A आपको बताता है। एक्सप्रेसली इस आर्टिकल के बारे में भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल नंबर 10 सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल नंबर 10A राइट टू फेयर ट्रायल। तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि सिविल राइट्स को डिटर्मिन करने के लिए, उसकी ऑब्लिगेशंस को डिटर्मिन करने के लिए, या किसी भी क्रिमिनल चार्ज को अगर उसके अगेंस्ट प्रूव होना है तो इस सूरत में उस शख्स को फेयर ट्रायल दिया जाएगा और उसको ड्यू प्रोसेस दिया जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 11। इसमें बताया गया है स्लेवरी के बारे में, फोर्स्ड लेबर के बारे में, और इसको प्रोहिबिट किया गया है, ETC एक्सेट्रा लगाया, यानी कि स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर और इससे मिलती जुलती तमाम चीजें क्या हैं जी, प्रोहिबिटेड हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं कि स्लेवरी इज फोरबिडन
एंड नो लॉ शैल अलाउ इट्स इंट्रोडक्शन इन एनी फॉर्म। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। अब सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड डिक्टेट करता है कि किसी भी किस्म का कानून स्लेवरी को और इससे मिलती जुलती किसी भी फोर्स लेबर को पाकिस्तान में अलाउ नहीं करेगा, ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। उसके बाद ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग बी प्रोहिबिटेड। अब यहां क्लियर बताया गया है कि फोर्स लेबर, किसी से जबरदस्ती काम करवाना, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये भी जो है प्रोहिबिटेड हैं। देन चिल्ड्रन अंडर 14 कैन नॉट वर्क इन फैक्ट्रीज, माइंस और हैजर्डस जॉब्स। तो वो तमाम बच्चे जो 14 साल की उम्र से कम हैं वो ना तो फैक्ट्रीज में काम करेंगे, ना माइंस में काम करेंगे, और किसी भी किस्म की जो डेंजरस जॉब्स हैं वहाँ पर जो है जहाँ पर ज़िंदगी को ख़तरा होता है या ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, वहाँ पर इस तरह की कोई भी नौकरी 14 साल से कम उम्र बच्चे नहीं करेंगे। उसके बाद कंपल्सरी सर्विस, जो आप एक ऐसी सर्विस जो आपको लाजमी करनी होती है, उससे आप जो है वो इनकार नहीं कर सकते। सो कंपल्सरी सर्विस के बारे में बताया गया है कि इज़ अलाउड ओनली फॉर कन्विक्टेड ऑफेंडर्स। तो जो सज़ा याफ्ता आपके मुलजिम हैं, सज़ा याफ्ता आपके जो पर्सनस हैं, वो कंपल्सरी लेबर जो है उनके लिए अलाउ है, और ये कंपल्सरी लेबर पब्लिक पर्पज़ के लिए भी करवाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्पज़ है, कोई ऐसा जो है ना काम करना है रियासत ने जो कि अवाम के मफाद में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो ऐसी सूरत में भी कंपल्सरी लेबर करवाई जा सकती है। या जो कन्विक्टेड पर्सनस हैं इनसे भी जो है वो कंपल्सरी सर्विस करवाई जा सकती है। याद रहे कि इन दोनों किस्म की सर्विस में आपको पे किया जाता है। उसके बाद नो कंपल्सरी सर्विस शैल बी क्रूरल और अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी। तो कंपल्सरी सर्विस ना तो जालिमाना होगी और ना ही इंसानी डिग्निटी के अगेंस्ट होगी। देन आर्टिकल 12 की तरफ हम बढ़ते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट में क्लियर बात की गई है कि नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट अ क्राइम एट दैट टाइम इट वाज कमिटेड। तो जिस वक्त एक जुर्म किया गया उस वक्त अगर उस जुर्म की एक मखसूस सज़ा नहीं थी और उसके बाद वो सज़ा बनी है, तो पहले कमिट करने अगर आपने किया है कोई क्राइम तो उसके लिए आपको सज़ा नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल एक शख्स है ए, इसने एक क्राइम किया था 30 नवंबर को एक क्राइम किया था, और उस वक्त उस क्राइम की सज़ा जो है सिर्फ और सिर्फ 5 महीने थी, 5 मंथ्स थी, और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसका ट्रायल चलना स्टार्ट होता है, और एक नया कानून आता है 2 दिसंबर को जो कानून आता है उसमें इस एक्ट की सज़ा जो इसने 30 नवंबर को की है 2 साल कर दी जाती है, 2 इयर्स कर दी जाती है। तो अब इस शख्स को जो सज़ा है वो 5 महीने मिलेगी, चाहे इसको जो इसका जो फैसला है वो काफ़ी सालों बाद हो, क्योंकि जब इसने वो काम किया था उस वक्त इसकी सज़ा 5 महीने थी। तो रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इसी चीज़ का नाम है कि जब आपने कोई काम किया, कोई एक्ट किया जो कि एक क्राइम है, तो उस वक्त मौजूदा वक्त उसकी जो सज़ा होगी आपको वही मिलेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि नो वन कैन रिसीव अ पनिशमेंट ग्रेटर देन व्हाट वाज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस। अब यहां पर भी वही बात की गई है कि जब एक मखसूस काम की सज़ा जिस वक्त वो काम किया गया है कुछ और है, और कुछ अरसे बाद वो तब्दील हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर जो है वो बढ़ी हुई सज़ा आप उस शख्स को नहीं दे सकते। उसके बाद दीज प्रोटेक्शन डू नॉट अप्लाई टू लॉज रिलेटिंग द एब्रोगेशन और सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये वाली जो भी प्रोटेक्शंस हैं ये किसके ऊपर लागू नहीं है, ये उस शख्स के ऊपर जो आईने पाकिस्तान को एब्रोगेट करे या उसकी सबवर्जन करे, उसके ऊपर ये वाली शिक जो है या ये वाली जो क्लॉजेज हैं ये अप्लाई नहीं होती। उसको रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट दी जा सकती है। ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो आईने पाकिस्तान को मनसूख करता है, उसको जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट दी जा सकती है। यहाँ पर ये बात की गई है। देन हम आर्टिकल 13 की तरफ जाते हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। डबल पनिशमेंट का सिंपल मतलब है कि एक बार आप सजा काट चुके हैं, आपको दोबारा सजा दी जाने की जो है ना बात की जा रही है, या सेल्फ इंक्रिमिनेशन कि आपको आपके अगेंस्ट ही गवाह बनाया जा रहा है, ये नहीं किया जा सकता, तो इसकी प्रोटेक्शन दी गई है। यहां सिंपल हमारे जो है ना इस आर्टिकल के टाइटल में ये लिखा गया है, हम इसको पढ़ते हैं कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो किसी भी शख्स को किसी सेम ऑफेंस के लिए जिसके लिए ऑलरेडी वो पनिश हो चुका है दोबारा से सजा नहीं दी जा सकती। बी में बात की गई है नो पर्सन को मिला के पढ़ना है कि no person shall when accused of an offense be compelled to be a witness against him। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स का कत्ल कर दिया है। अब जिस शख्स ने किसी दूसरे शख्स का कत्ल किया है वो कहता है कि जी मैंने इसको कत्ल नहीं किया, तो अब आप इसको फोर्स नहीं कर सकते कि ये अपना गवाह बन जाए, अपने खिलाफ गवाह बन जाए, यानी कि ये अपने अगेंस्ट जो है वो गवाही दे, तो आप उसको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। विलफुली तो वो करना चाहे कर सकता है, बट आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप आर्टिकल नंबर 14 की तरफ जाएंगे जो कहता है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन एक्सेट्रा। सो यहां क्लियरली लिखा है कि द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल।
تو جو انسان کی ڈگنیٹی ہے اور ساتھ ساتھ جو پرائیویسی آف ہوم ہے یہ دونوں انوائلیبل ہیں. لیکن جو پرائیویسی آف ہوم ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو لا. فار ایگزامپل ایک ایسی جگہ ہے جو کسی نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے بٹ وہاں پر ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں کوئی آفینس ہو سکتا ہے یا فیوچر میں جو ہے نا یا موجودہ طور پر بھی کوئی آفینس ہو چکا ہے تو ایک وارنٹ ایشو کیا جا سکتا ہے اس جگہ کی سرچ کا. تو اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تو میرا گھر دیکھ ہی نہیں سکتے, آپ تو اس کے اندر آ ہی نہیں سکتے بیکاز میرے پاس تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو اسی وجہ سے یہاں سبجیکٹ ٹو لا کر دیا گیا ہے کہ قانون اگر کہتا ہے, قانون اجازت دیتا ہے یا کوئی قانونی پروسیس ایگزسٹ کرتا ہے تو پرائیویسی آف ہوم کو اس قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے جو ہے وہ آپ جو ہے اس میں انٹر ہو سکتے ہیں اور اس میں آپ یہ ڈیفنس نہیں لے سکتے کہ جی میرے پاس پرائیویسی آف ہوم ہے. اس کے بعد یہاں پر اس کی دوسری کلاس کو ہم پڑھتے ہیں کہ نو پرسن شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر فار دا پرپز آف ایکسٹریکٹنگ ایویڈنس. اب یہاں کلیئرلی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ کسی سے ثبوت نکلوانا چاہتے ہیں, اس سے کوئی بات نکلوانا چاہتے ہیں, آپ اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ کو آرٹیکل 14 میں اس چیز کی پروٹیکشن دی گئی ہے. دین ہم آرٹیکل 15 کی طرف چلتے ہیں جو کلیئرلی ہمیں فریڈم آف موومنٹ کی بات بتاتا ہے کہ ایک سٹیزن پاکستان کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف, ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف, ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف فریلی موو کر سکتا ہے سبجیکٹ ٹو لا. کہ اگر قانون کی طرف سے کسی مخصوص علاقے میں داخلہ منع ہے تو اس کو آپ کو انڈر کنسیڈریشن رکھنا پڑے گا, ورنہ آئین پاکستان آپ کو فریڈم آف موومنٹ دیتا ہے. اس کے بعد آپ آرٹیکل 16 کی طرف جائیں گے. آرٹیکل 16 آپ کو فریڈم آف اسمبلی دیتا ہے, یعنی کہ آپ سٹیزنز آف اسٹیٹ آف پاکستان ہوتے ہوئے کسی بھی جگہ پر پیسفلی گیدر ہو سکتے ہیں. اور یہ گیدرنگ جو ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے کلیئرلی کہ اسمبل پیسفلی ہونا ہے اور وداؤٹ آرمز ہونا ہے, یعنی کہ آپ ہتھیاروں کے ساتھ کسی جگہ پر گیدرنگ نہیں کر سکتے. تو پیسفلی اسمبل ہونا ہے اور ساتھ ساتھ وداؤٹ آرمز آپ نے اسمبل ہونا ہے. اور یہاں پر بھی سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن ہے کہ فار ایگزامپل ملکی حالات اس طرح کے ہیں اور لا اینڈ آرڈر اس طرح کا ہے کہ اب ریاست نہیں چاہتی کہ مخصوص عرصے کے لیے جو ہے وہ گیدرنگ ہو, تو اس پہ پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے. بٹ اگر اس طرح کے سرکمسٹانسز یا سینیریو نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ہے یہ رائٹ ہے کہ آپ جو ہے پیسفلی اسمبل ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس فریڈم آف اسمبلی ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اس کو آرٹیکل 16 نے بتایا ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں اور آرٹیکل ہے جی آرٹیکل 17 اور یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ آرٹیکل ہے بیکاز اسی آرٹیکل کے انڈر آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بنتی ہیں. سو اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ سٹیزنز ہیو دی رائٹ ٹو فارم ایسوسیشنز اور یونینز. شہریوں کے پاس کیا حقوق ہیں؟ شہریوں کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ایسوسیشنز بنا سکتے ہیں یا یونینز بنا سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو لیگل ریسٹرکشنز. اگر قانون کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے تو اس کو انڈر کنسیڈریشن رکھنا ہے, یعنی کہ ایک مخصوص قسم کی اسمبلی بنانے سے روکا گیا ہے, یونین بنانے سے روکا گیا تو آپ رک جائیں گے, ورنہ آپ شہریوں کے پاس ایسوسیشنز بنانے کا, یونینز بنانے کا حق ہے. اور ریسٹرکشنز کس لیے لگائی جائیں گی؟ فار سوورینٹی, پبلک آرڈر یا موریلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس کے بعد سٹیزنز ایکسیپٹ گورنمنٹ امپلائیز, تو گورنمنٹ امپلائیز کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے, یہ نہیں کر سکتے, گورنمنٹ امپلائیز نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ کین جوائن اور فارم پولیٹیکل پارٹیز. تو جو شہری ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز بنا بھی سکتے ہیں, ان کو جو ہے وہ جوائن بھی کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ امپلائیز نہیں کر سکتے. اب یہ شہری جو پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کر رہے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز بنا رہے ہیں وہ کس چیز کا خیال رکھیں گے؟ بٹ ریسٹرکشنز میں اپلائی فار نیشنل انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی. اب اگر ریاست نے ریسٹرکشنز لگا دی ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس تو جو ہے فریڈم آف ایسوسیشن ایگزسٹ کرتا ہے. تو ریاست کے پاس یہ رائٹ ہے, ریاست کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ نیشنل انٹیگریٹی کو, سیکورٹی کو, سوورینٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ریسٹرکشن لگانا چاہے تو وہ لگا سکتی ہے. اس کے بعد if the government declares a political party harmful to national integrity, the Supreme Court must review the decision within 15 days. تو کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر حکومت کہتی ہے کہ یہ ہارمفل ہے نیشنل انٹیگریٹی کے لیے تو سپریم کورٹ 15 دن کے اندر اس ڈیسیجن کو ریویو کر سکتا ہے. 15 دنوں کو اور سپریم کورٹ کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. دین پولیٹیکل پارٹیز مسٹ ڈسکلوز دیئر سورس آف فنڈنگ ایز پر لا. تو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سورس آف فنڈنگ ڈسکلوز کرنی ہے, بتانا ہے, آڈٹ کروانا ہے, دکھانا ہے کہ کہاں سے ان کے پاس جو ہے وہ فنڈنگ آ رہی ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے آرٹیکل 18. آرٹیکل 18 کس بارے میں بات کرتا ہے؟ وہ بات کرتا ہے فریڈم آف ٹریڈ کے بارے میں, بزنس کے بارے میں اور پروفیشن کے بارے میں. سو ایوری سٹیزن ہیز دا رائٹ ٹو پرسو اینی لافل پروفیشن اور آکوپیشن. ہر شہری کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی بھی لافل پروفیشن ایکسرسائز کر سکتا ہے اور آکوپیشن ایکسرسائز کر سکتا ہے. اب یہاں لافل پروفیشن کی بات اگر نہ کی جائے, لافل کی بات نہ کی جائے, پروفیشن کی بات کی جائے تو آپ سمپل کوئی بھی ایسا پروفیشن نہیں کر سکتے جو غیر قانونی ہو. تو پروفیشن اور آکوپیشن جو بھی ہو وہ قانونی ہونا چاہیے. دین دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایوری سٹیزن کین کنڈکٹ اینی لافل ٹریڈ اور بزنس. اب کوئی بھی شہری ہے وہ کنڈکٹ کر سکتا ہے کسی بھی قسم کا لافل ٹریڈ یا پھر وہ بزنس کر سکتا ہے, لیکن لافل ہونا چاہیے. اس کے بعد
ट्रेड्स एंड प्रोफेशंस में बी रेगुलेटेड थ्रू अ लाइसेंसिंग सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कहे जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मेरे पास जो है वो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं कोई भी प्रोफेशन एक्सरसाइज कर सकता हूं, और ये एक मखसूस अथॉरिटी क्यों एग्जिस्ट करती है जो मेरा लाइसेंस बनाती है। तो यहां इसमें क्लियरली बता दिया गया है कि ट्रेड्स को, प्रोफेशंस को रेगुलेट किया जा सकता है एक लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू, और उसके बाद ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैन बी रेगुलेटेड टू इंश्योर फ्री कॉम्पिटिशन। अब ये जो ट्रेड है, ये जो आपका जो है ना कॉमर्स है, ये इंडस्ट्री है, इसको रेगुलेट करने के लिए कानून भी बनाया जा सकता है, और आप उस कानून को ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है, आप ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं। तो यहां इस आर्टिकल ने क्लियरली बता दिया है कि फ्री कंपटीशन को अश्योर करने के लिए ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं। उसके बाद इस पॉइंट में ये बताया गया है द गवर्नमेंट और इट्स कंट्रोल्ड कॉर्पोरेशन, सरकार या फिर कंट्रोल्ड कॉर्पोरेशन सरकार की, में ऑपरेट बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली। तो अगर कोई एक्सक्लूसिवली कोई बिजनेस चलाना चाहें या फिर किसी इंडस्ट्री को रन करना चाहें तो वो भी एक्सक्लूसिवली वो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है, ये आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 19। वैसे तो सारे ही फंडामेंटल राइट्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन चंद आर्टिकल्स आपको लाजमी याद रखने होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या बात की गई है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर शहरी के पास बोलने का और जो वो सोचता है, जो वो समझता है या जो वो महसूस करता है उसको एक्सप्रेस करने का हक मौजूद है। उसके बाद द प्रेस शैल हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारी मीडिया है, प्रेस है, उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है। देन दीज राइट मे बी रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। अब ये वाले सारे के सारे राइट्स जो है ये रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं कानून की तरफ से फॉर रीजंस इंक्लूडिंग। अब किन किन चीजों के लिए राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं? ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के तकद्दुस के लिए इसको जो है वो लिमिट किया जा सकता है, यानी कि किसी भी ऐसे शख्स को ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो कहे जी मैं राइट ऑफ स्पीच एक्सरसाइज कर रहा हूं और वो इस्लाम के तकद्दुस के अगेंस्ट बात करे। यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उस शख्स को। उसके बाद वो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट बात नहीं कर सकता, फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस जिनके साथ हमारे हैं उनके अगेंस्ट बात नहीं कर सकता, और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट बात नहीं कर सकता, डिसेंसी के अगेंस्ट बात नहीं कर सकता, मॉरलिटी के अगेंस्ट बात नहीं कर सकता, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकता, अदालतों की तौहीन नहीं कर सकता। तो ये जो है सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। अब यहां से आपसे एमसीक्यूज इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि आपका नॉलेज कि आपने इसको पढ़ा है और समझा है, ये टेस्ट किया जाए। देन हम 19A की तरफ बढ़ते हैं, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। यहां सिंपल बात की गई है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो कोई भी मैटर है, कोई भी मामला है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं सब्जेक्ट टू यानी कि इसके मातहत रहते हुए। किसके मातहत रहते हुए? रेगुलेशंस एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड बाय लॉ। फॉर एग्जांपल रेगुलेशन से मुराद की एक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू आपने जो है वो ये इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है, तो उस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है, उस रेगुलेशन को फॉलो करना है। या कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट करती है कि इस शख्स को या इस मखसूस इवेंट के हवाले से, इस पर्पस के हवाले से, इस जो है ना मैटर के हवाले से किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो वहां पर आप नहीं इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते। वरना जनरली हर शहरी के पास ये जो है राइट एग्जिस्ट करता है कि वो किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकता है। देन हम आर्टिकल 20 की तरफ चलते हैं, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो यहां क्लियरली बात की गई है कि सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, इन सारी चीजों के मातहत रहते हुए ये राइट दिया गया है। सब्जेक्ट टू लॉ, कानून के अंदर या कानून के सबऑर्डिनेट रहते हुए, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के सबऑर्डिनेट रहते हुए, सब्जेक्ट टू एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। हर शहरी के पास ये हक है कि वो क्या करे? प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे या फैलाए, प्रोपेगेट करे, टीच करे अपने रिलीजन को। ठीक है, उसके बाद एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज इट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाने का भी हक जो है आपको आर्टिकल 20 में दिया गया है, और उसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर आपका कोई मजहब है जिसको आप फैलाना चाहते हैं, जिसको आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं। इसमें जो है ना आपके ऊपर किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद हम आर्टिकल 21 की तरफ चलते हैं कि सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो यहां बताया गया है कि किसी भी शख्स को कंपेल नहीं किया जाएगा कि अगर एक मखसूस रिलीजन, एक मखसूस मजहब उसका नहीं है, तो उस मखसूस मजहब की प्रमोशन के लिए उससे टैक्स लिया जाए, उसको उसके लिए टैक्स पे करना पड़े। तो आप किसी भी शख्स को, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, इसका रिलीजन ये बी रिलीजन नहीं है, तो
आप अगर बी रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हैं और इसके लिए टैक्स गैदर कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर कंपल्शन नहीं डाल सकते कि इस रिलीजन की प्रमोशन के लिए वो टैक्स पे करें। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 22 में बताता है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा। सबसे पहला पॉइंट है कि नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ अ डिफरेंट फेथ। अब अगर एक शख्स है, एक स्टूडेंट है, उसका जो फेथ है वो डिफरेंट है, उसका जो रिलीजन है वो डिफरेंट है, उसका जो यकीन है या उसके जो बिलीव्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो आप उस स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकते किस चीज़ के लिए कि वो रिसीव करे, क्या रिसीव करे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, या वो पार्टिसिपेट करे किसी मखसूस रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर। ये आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, उसका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद रिलीजियस institutions shall not face discrimination in tax exemptions or concessions। अब फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कर सकते कि किसी एक मखसूस रिलीजन को आप उस रिलीजन के इंस्टीट्यूशन के हवाले से, उसके जो है ना इदारे के हवाले से, या जहां पर वो उस रिलीजन को प्रीच करता है उसके हवाले से अगर कोई टैक्स कंसेशन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। अगर किसी किस्म का टैक्स रिलीफ होगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को और रिलीजन की बेसिस पे होगा तो फिर सारों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद रिलीजियस कम्युनिटीज कैन प्रोवाइड लीगल इंस्ट्रक्शंस इन देयर ओन फुली फंडेड इंस्टीट्यूशंस। तो जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं वो क्या कर सकती हैं, वो प्रोवाइड कर सकती हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस किस चीज के अंदर, इन देयर ओन फुली फंडेड इंस्टीट्यूशन। अपने इदारों के अंदर वो हर किस्म की जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं अपने मजहब के हवाले से वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट और बर्थ प्लेस। अब किसी भी शहरी को आप जो है उसका दाखिला ममनू नहीं कर सकते किसी ऐसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो बेसिकली पब्लिक फंड से बनाई गई हो। पब्लिक फंड से अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाया गया है तो वहां पर आप उसके दाखिले को ममनू नहीं कर सकते, यहां पर ये बात की गई है। अब आपका आर्टिकल नंबर 23 है जिसमें प्रोविजंस एज टू प्रॉपर्टी बताई गई है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ बताया गया है। सो एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, हर शहरी के पास ये हक है कि वो एक्वायर करे, होल्ड करे और डिस्पोज करे, बेच दे ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वो किसी भी, फॉर एग्जांपल एक शख्स पंजाब में है, उसको नहीं रोका जाएगा कि वो सिंध में किसी किस्म की प्रॉपर्टी खरीदे, सिंध में किसी किस्म की प्रॉपर्टी रखे या सिंध में किसी किस्म की प्रॉपर्टी को बेचे, तो आप उसको नहीं रोक सकते। अब कब रोक सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आईने पाकिस्तान के सब्जेक्ट टू रह के आप उसको रोक सकते हैं। एंड एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट, या पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए किसी किस्म की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं तो वो प्रिवेल करेंगी। उसके बाद आप आर्टिकल नंबर 24 की तरफ जाते हैं जो बताता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये तो थी प्रोटेक्शन, प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। अब यहाँ आपके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ क्लियरली बताया गया पॉइंट नंबर 1 कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड, किसी भी शख्स को महरूम नहीं किया जाएगा ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद से, एक्सेप्ट बाय लॉ, कानून के ताबे रहते हुए, कानून के अकॉर्डिंग तो ये किया जा सकता है जिस तरीके से फॉर एग्जांपल उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सूट चल रहा है और वो प्रॉपर्टी साबित हो जाता है कि अब जो है इसकी मिल्कियत नहीं है, या उसने किसी का कर्जा देना था अब वो कर्जा अदा नहीं कर सकता और प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखवाई थी, तो कानून के अंडर रहते हुए तो आप जो है डिप्राइव कर सकते हैं उसको कानूनी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, लेकिन इसके अलावा किसी भी शख्स को नहीं डिप्राइव किया जाएगा। प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पज। अब कोई भी पब्लिक पर्पज है फॉर एग्जांपल और एक ही यहां पर लैंड एग्जिस्ट करती है जिसको पब्लिक पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है और इसके अलावा वो पब्लिक पर्पज फुलफिल नहीं हो रहा, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इस प्रॉपर्टी को हुकूमत की तरफ से एक्वायर किया जा सकता है। अब ये एक्वायर कैसे किया जाएगा, इसको एक्वायर करते हुए इसको लॉफुल अथॉरिटी एक्वायर करेगी और एक कॉम्पनसेशन भी आपको प्रोवाइड करेगी, उसके अगेंस्ट मुआवजा भी नहीं देगी, मुआवजा देगी, मुफ्त नहीं लिया जाएगा, बगैर मुआवजा दिए वो आपसे जगह या लैंड या प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉज अलाउइंग प्रॉपर्टी एक्विजिशन फॉर सेफ्टी, लीगैलिटी और पब्लिक इंटरेस्ट रिमेन्स वैलिड। तो ये जो प्रोविजन है ये इसको अफेक्ट नहीं करेगी, ये इसी तरीके से ये तमाम के तमाम लॉज वैलिड रहेंगे। द गवर्नमेंट कैन मैनेज प्रॉपर्टी, हुकूमत जो है वो प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकती है, टेम्परेरी कर सकती है या फॉर पब्लिक, टेम्परेरी कर सकती है किस चीज़ के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए, और ऑनर्स बेनिफिट, या फिर जो उसका मालिक है उसके बेनिफिट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर वो शख्स ऐसा है जो अपने बेनिफिट्स को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा
रहा, फॉर एग्जांपल वो पागल है या फिर जो है ना उससे रिलेटेड इसी से कनेक्टेड उसको कोई और मसला है कि वो अपने बेनिफिट्स को लुक आफ्टर नहीं कर सकता, तो सरकार गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकती है। ये राइट ये आर्टिकल जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड फॉर एजुकेशन। अब प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है किस चीज़ के लिए? एजुकेशन के लिए, उसके बाद हेल्थ केयर के लिए, हाउसिंग के लिए, देन जो है पब्लिक सर्विस के लिए। कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन द एडिक्वेसी ऑफ कंपनसेशन सेंट बाय लॉ। अब अगर इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हुए किसी किस्म की जो है कंपनसेशन दी गई है और उस कंपनसेशन की एडिक्वेसी को कि या ये माकूल है या ये माकूल नहीं है, अदालतें चैलेंज नहीं कर सकती, अदालतें उसको लुक आफ्टर नहीं कर सकती, टेकअप नहीं कर सकती। देन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 25, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। तमाम के तमाम शहरी बराबर हैं, आप भी बराबर हैं, मैं भी बराबर हूं, और कोई ऐसा शख्स जो किसी अथॉरिटी में है वो भी बराबर है। तमाम के तमाम शहरी रियासत पाकिस्तान की नज़र में बराबर हैं। ये आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 25 में बताता है। इसको पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। तमाम के तमाम शहरी, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, वो इक्वल हैं, वो बराबर हैं। हमें ये समझना पड़ेगा किसके सामने? कानून के सामने। एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और वो तमाम के तमाम इंटाइटल्ड हैं इक्वल प्रोटेक्शन के, कानून की नज़र में वो इक्वल प्रोटेक्शन के जो है वो इंटाइटल्ड हैं। अब जब आप किसी अथॉरिटी पे पहुंच जाएं, ऐसा मत समझें कि जो शख्स गरीब है, जो शख्स पढ़ा लिखा नहीं है, जिस शख्स के पास अथॉरिटी नहीं है, वो कानून की नज़र में बराबर नहीं। कानून की नज़र में तमाम के तमाम शहरी बराबर हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, के आपके जेंडर की बेसिस पे किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर तमाम शहरी बराबर हैं तो फिर आप औरतों के लिए ये मखसूस किस्म का कानून क्यों लेके आए हैं, बच्चों के लिए मखसूस किस्म का कानून क्यों लेके आए हैं? बिकॉज हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो दोनों मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को इक्वल फुटिंग पर लेके चलना या किसी एक मखसूस तबके के लिए एक स्पेशल कानून बनाना, इस चीज से आप उसको नहीं रोक सकते कि आप इक्वालिटी डैमेज कर रहे हैं। नहीं, वुमेन के लिए और इसके साथ साथ चिल्ड्रन के लिए रियासत जो है स्पेशल लॉज बना सकती है, ये उसके पास जो है अथॉरिटी है, और आर्टिकल 25 भी इस चीज की एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। देन हम आर्टिकल 25A की तरफ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी रियासत और मुफ्त तालीम प्रोवाइड करेगी। किसको? ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16, यानी कि 5 से लेकर 16 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी है। देन हमारे पास आर्टिकल 26 है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। तो जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन तक अगर कोई एक्सेस चाहता है तो इसमें किसी किस्म की जेंडर, किसी किस्म की रिलीजन, किसी किस्म की रेस, किसी किस्म के सेक्स की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आपको एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी हर किस्म की पब्लिक प्लेसेस के हवाले से। अब अगर ये कानून एग्जिस्ट करता है तो कोई ये नहीं कह सकता कि जो बेसिकली फीमेल्स हैं, वुमेन हैं या चिल्ड्रन हैं, इनके लिए अगर जो है ना किसी किस्म की मखसूस प्रोविजंस बनाई गई हैं या किसी किस्म की मखसूस प्लेसेस स्पेसिफाई की गई हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इन तक भी आपको एक्सेस चाहिए। जनरली तो ये प्रोविजन है कि हर किस्म की जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन तक आपको एक्सेस दी जाएगी, उन तक आपको एक्सेस दी जाएगी और इस हवाले से किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि वो पब्लिक प्लेसेस अगर रिलीजियस प्लेसेस हैं, ठीक है, और एक ऐसी प्लेस है जो रिलीजियस प्लेस है और एक मखसूस रिलीजन की है, तो वहाँ पर भी आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि वो अगर रिलीजन किसी दूसरे का अलाउ नहीं करता, दूसरे रिलीजन को, तो फिर आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते। जनरली एक ऐसी पब्लिक प्लेस जहाँ पर रिलीजन की और साथ साथ ये वुमेन और चाइल्ड वाली जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ पर आपको एक्सेस आपकी नहीं रोकी जा सकती, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। उसके बाद आर्टिकल नंबर 27 है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। तो इसको पढ़ते हैं कि नो सिटीजन शैल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट जॉब अपॉइंटमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और बर्थ प्लेस। तो इसकी बेसिस पे किसी किस्म के शख्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से, जो गवर्नमेंट जॉब उसको मिलनी है उस हवाले से किसी भी शख्स को सिर्फ इस चीज़ की बेसिस पे दूर नहीं किया जा सकता, उसकी एक्सेस नहीं रोकी जा सकती कि इसका रिलीजन कोई और है या इसका ताल्लुक किसी और इलाके से है। आप इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। देन रिजर्व पोस्ट में बी अलाउड फॉर अप टू 40 ईयर्स टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। अब ये उस वक्त की क्लॉज एडिट
वैलिड है। 1973 में जब आइन आया था तो 40 साल तक जो है रिजर्व सीटों को कंटिन्यू रखने का जो है वो कहा गया था कि रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन या फॉर माइनॉरिटीज़ या किसी और स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं वो 40 साल तक कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लेजिस्लेचर ने इसको जो है इस वक्त को बढ़ा दिया। सर्टेन पोस्ट में बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक जेंडर इफ रिक्वायर्ड फॉर जॉब ड्यूटीज। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसी ड्यूटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स रिक्वायर्ड हैं या सिर्फ और सिर्फ मेल रिक्वायर्ड हैं या सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लोग रिक्वायर हैं, तो अब वहां पर आप इस हवाले से इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप जो है वुमेन की सीट है तो उसमें मेल को आप रोक दें कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी भी कास्ट की, किसी भी क्लास की, किसी भी इलाके की कम रिप्रेजेंटेशन है, वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो उसको एड्रेस करने के लिए भी लेजिस्लेशन की जा सकती है। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में सेट रेजिडेंस कंडीशन फॉर स्पेसिफिक जॉब्स लिमिटेड टू 3 years बिफोर अपॉइंटमेंट। तो अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो ये भी कर सकती है कि वो रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट लगा दे, रेजिडेंस की कंडीशन लगा दे किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए। जिस तरीके से पीपीएससी ये करता है कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए असिस्टेंट की वो वैकेंसीज एडवर्टाइज करता है और कहता है सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये वो रिस्ट्रिक्शन आप देख रहे हैं और ये आर्टिकल 27 में ये बात की गई है। देन हम आर्टिकल 28 की तरफ आते हैं जो बिल्कुल आखिरी आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट सेक्शन में, जिसमें कहा गया प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो इन तमाम लोगों के कल्चर को प्रोटेक्ट करना, इनको प्रिवेल करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और हर कल्चर का, हर लैंग्वेज का ये फंडामेंटल राइट है कि उनको उसको फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए या वो सकाफत जो है उसको एक्सरसाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, इसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपके जहन में कोई भी सवाल है तो सिंपली आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू आप हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप पीरा की जॉब्स के हवाले से अप टू डेट रह सकें। अल्लाह आपका आमीन नासिर। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।